आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 31 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। आजाद फलस्तीन की बढ़ रही मांग से घबराया अमेरिका, महमूद अब्बास की पीए और पीएलओ पर लगाया बैन। ट्रंप ने रखी डिमांड, कहा गजा में भूख खत्म करनी है तो हमास करे सरेंडर। फ्रांस ने दोस्त अमेरिका को किया रुस्वा, जीएचएफ को शर्मनाक स्कैंडल बताया। ईरान ने की बड़ी डिमांड, अमेरिका से कहा डील चाहिए तो पहले दो मुआवजा। और डोनाल्ड ट्रंप ने की पाकिस्तान से ऑयल डील की तस्दीक, बोले मिलकर निकालेंगे तेल, कहा भारत में भी बिक सकता है पाकिस्तान में निकला ऑयल। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। बड़ी अहम खबरें हैं, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। क्या अमेरिका कर रहा है इसराइल की गुलामी? फलस्तीन की आवाज गूंजी तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने बैन की लाठी क्यों चला दी? जरा इस खबर को समझिएगा। जैसे ही दुनिया में आजाद फलस्तीन की मांग ने जोर पकड़ा, मजबूत ममालिक ने इसके हक में आवाज लगाई और कहा कि हम साथ देंगे। कई बड़े मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को मान्यता देने या तस्लीम करने का इरादा जताया। वैसे ही अमेरिका का असली चेहरा फिर से सामने आ गया। अमेरिकी हुकूमत ने महमूद अब्बास वाली फलस्तीनी अथॉरिटी यानी कि पीए और पीएलओ के लीडर्स पर बैन लगा दिया है और अब ये लीडर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी सितंबर में होने वाली बड़ी मीटिंग में फलस्तीन की आवाज़ दबा दी जाएगी। फलस्तीन के मुकद्दर का जहाँ फैसला होना है वहाँ फलस्तीनी लीडर्स ही नहीं जा पाएंगे। कौन कौन, ये पता नहीं। अमेरिका ने बहाना बनाया कि पीएलओ और पीए ने 1989 और 2002 के कुछ पुराने कानूनों को फॉलो नहीं किया और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के खिलाफ एक्शन उठाए, जैसे आईसीसी और आईसीजे में केस दाखिल करना या यूएन में इसराइल के जुल्म को उठाना। तो क्या अब यही जुर्म है कि कोई मजलूम अपने केस को दुनिया के सामने रखे भी ना? अमेरिका का यह कदम उसी वक्त आया है जब यूएन मीटिंग में कई मुल्क फलस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है। यानी जिस वक्त इसराइल पर शिकंजा कसने की बारी थी, अमेरिका ने फलस्तीन के हाथ ही बांध दिए। तो समझिए जरा इस क्रोनोलॉजी को। फलस्तीन को तस्लीम करने की हवा चली। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और यहां तक कि जर्मनी ने भी दो रियासती हल की सदा बुलंद कर दी, टू स्टेट सॉल्यूशन की। हर तरफ से गजा में मुकम्मल जंगबंदी का प्रेशर पड़ने लगा और तभी अमेरिका ने फलस्तीनियों को ही बैन कर दिया। इसे कहते हैं दलाली में इंसाफ का गला घोंटना। वैसे मैंने अमेरिका के इस फैसले के पीछे दो और वजह भी देख रखी हैं, मैं समझ रहा हूँ उन्हें, लेकिन अभी उस पर कुछ कहना ज़रा जल्दबाजी होगी क्योंकि ये खबर अभी डेवलप हो रही है। उन वजहों को बाद में आपके सामने रखा जाएगा कि ये भी मकसद हो सकता है। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा की भुखमरी ख़त्म करनी है तो हमास सरेंडर करे, मगर नेतन्याहू की गोदी से वो एक कदम पीछे ना हटे। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अब गजा के इंसानी बहरान के नाम पर एक नई स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी है, मगर असलियत वही पुरानी है, इसराइल की हिमायत और हमास से नफरत। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करने का सबसे तेज़ तरीका है हमास सरेंडर करे और होस्टेजेस को छोड़ दे। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ इसराइल दौरे पर हैं, आज बंदा वहीं, और उसने वहाँ पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब खुद ये मान रहे हैं कि गजा में वाकई भुखमरी है, जबकि नेतन्याहू अब तक दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक जुलाई में गजा में कम से कम 63 लोग भुखमरी या कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन से मारे गए हैं, जिनमें 5 साल से छोटे 24 बच्चे, मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो ट्रंप साहब, क्या आपकी इंसानियत सिर्फ हमास की हार से जुड़ी है? बच्चे तो हथियार नहीं रखते। भूख से तड़पते इन मासूमों के लिए क्या आप और आपका एलची यानी एनवॉय कोई सीधी बात करेगा? या फिर यह भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें सारा इल्ज़ाम सिर्फ एक तरफ डालकर इसराइल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया जाए? हकीकत यह है, गजा में मौतें हो रही हैं, भूख से, बमों से और अब सियासी बयानों से भी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक खबर बताई थी। कल अमेरिकी सीनेट में दो प्रपोजल लाए गए बर्नी सैंडर्स की तरफ से कि इसराइल को हथियार की सप्लाई रोकी जाए। दोनों प्रपोजल मिलकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उन्होंने गिरा दिए। नहीं, इसराइल को हथियार जाने चाहिए।
इसराइल को हथियार जाने चाहिए। और कहा जा रहा है हम एड का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हथियार बंद कर दो, ये सिचुएशन खुद सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। बढ़ते हैं आगे। गजा में अमेरिका की फाउंडेशन खून खराबे का मरकज बन रही है। ये सुपर पावर के मुंह पर उसी के दोस्त फ्रांस का जोरदार तमाचा है, जिसने कहा कि ये मदद शर्मनाक है, ये मदद बंद होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर शर्मनाक चीज़ को बंद होना चाहिए। गजा में जो हो रहा है उसे अब दोस्त भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बैरट ने अमेरिका और इसराइल के सपोर्ट से चल रही गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसे आप GHF के नाम से भी जानते होंगे, उस पर सीधा हमला किया जुबान से। जीन नोएल बैरट ने यह कहा कि GHF की मिलिट्री ने गजा में कत्लेआम मचा डाला है, ये स्कैंडल है, ये शर्मनाक है और इसे अब बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात साइप्रस में अपने हम नज़र से मुलाकात के बाद कही और साफ किया कि जो मदद गोलीबारी के साए में बांटी जाए वो मदद नहीं, साजिश होती है। GHF, जिसे अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती हासिल है, ये गजा में इंसानी मदद के नाम पर राहत पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में हालात ये हैं कि गजा में इसके सेंटर्स पर लाइन में खड़े भूखे लोगों पर गोलियां चलती हैं और लाशें बिछती हैं हर रोज़। आज भी मैं आपको लाशों की आज तादाद नहीं दूंगा। अब फ्रांस ने भी कह दिया है इंसानियत की आड़ में ये जो खेल खेला जा रहा है वो बंद होना चाहिए। यानी अब अमेरिका का इंसाफ और इसराइल की मदद दोनों को इंटरनेशनल स्टेज पर जलील होना पड़ रहा है, रुस्वा होना पड़ रहा है, और इसे एक बड़ी करवट के तौर पर देखा जाना चाहिए। लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए। बात ईरान की। ईरान ने अमेरिका के सामने नया शर्तनामा रख दिया है। कहा है कि जंग का मुआवजा दो, फिर बात होगी न्यूक्लियर डील पर। ईरान ने अमेरिका को साफ पैगाम दिया, क्लियर मैसेज। अगर न्यूक्लियर डील पर बातचीत चाहिए, फिर से शुरू करना चाहते हो बातचीत, तो पहले जंग का हिसाब दो। ईरान के वजीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये कहा कि जब बातचीत चल रही थी उसी दौरान अमेरिका ने हम पर हमला क्यों किया, पहले इसकी वजह बताई जाए, फिर यकीन दिलाएं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, और सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाया है उसका मुआवजा दें। पिछले महीने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में कई न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए थे, यू नो वेरी वेल। अब ईरान नरम रुख छोड़कर सीधी शर्तों पर आ गया है। ईरान का साफ कहना है अब वन साइडेड टॉक नहीं होगी, अब हिसाब बराबर होगा। यानी अगर ट्रंप हुकूमत सच में डील चाहती है ईरान से, तो पहले अपने माजी के जुर्म का खर्च अदा करे, वरना इस बार डील या नो डील दोनों का फैसला ईरान के हाथ में होगा। जिसे तख्त मिला रूस उसी के साथ, फिर नाम बशर हो या अहमद अल-शरा हो, बात सिर्फ अपने फायदे की है। सीरिया में रूस की फौजी मौजूदगी को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। रूस और सीरिया के मिनिस्टर्स मिलकर अपने पुराने समझौतों पर नई शर्तें तय कर रहे हैं, नई लकीरें खींच रहे हैं, और रूस अब सीरिया में अपने मिलिट्री बेस को इंसानी मदद और सिक्योरिटी का मरकज बताने की कोशिश कर रहा है। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई वर्शनिन के मुताबिक हमारी मौजूदगी सीरिया में स्टेबिलिटी लाने का जरिया है, और अब ये बेस इंसानी राहत का काम भी कर सकते हैं। ये बातचीत उस वक्त चल रही है जब सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने रूस से सीधी डील की मांग रख दी है कि अगर रूस को अपने मिलिट्री बेस, अपने मिलिट्री अड्डे सीरिया में चलाने हैं, तो माली मुआवजा और नई सिक्योरिटी गारंटीज देनी होगी। माल भी दो और गारंटी भी दो। रूस के दो अहम बेस, तार्तस की नेवल फैसिलिटी और हमेमिम एयरबेस, अब सीरिया के सियासी सौदे का हिस्सा है। मैसेज साफ है, रूस को ताज से मतलब है, ताजदार से नहीं। चाहे सदर का नाम बशर अल-असद हो या अहमद अल-शरा, मॉस्को को सिर्फ अपनी मौजूदगी कायम रखनी है और अपना फ़ायदा पक्का करना है। सीरिया की सरजमीन पर रूस का खेल जारी है। चेहरे बदलते हैं मगर चाल वही रहती है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। ईरानी तेल पर शिकंजा कसते कसते अब चाइना तक जा पहुंचा है अमेरिका। चौथे चीनी ऑयल टर्मिनल पर पाबंदी लगा दी है। ईरान की एनर्जी ट्रेड पर दबाव डालने की अमेरिकी मुहिम अब खुलकर चाइना से टकराने लगी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने अब ज़ोशान जिनुरुन पेट्रोलियम ट्रांसफ़र कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। ये चीन के बड़े ऑयल रिफाइनिंग हब ज़ोशान में ऑपरेट करती है। ये चौथी चीनी कंपनी है जिस पर वाशिंगटन यानी अमेरिका ने ऐसे वक्त निशाना साधा है जब वो ईरान से जुड़े तेल कारोबार को एक तरफा सज़ा के लिए
या एक तरफा सजा के जरिए खत्म करना चाहता है? कौन? अमेरिका। एक नई लिस्ट में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 20 ऐसी कंपनियों और नेटवर्क्स पर पाबंदी लगाई जिनका ताल्लुक ईरानी ऑयल ट्रेड से बताया जा रहा है। यानी अब बात सिर्फ ईरान की नहीं, अब अमेरिका का शिकंजा बीजिंग की रगों तक पहुंचने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत यानी चाइना इस तेल की जंग में झुक जाएगी या फिर वॉशिंगटन को उल्टा जवाब देगी? अभी तो सिर्फ पाबंदियों की बारिश हो रही है, आने वाले दिन तय करेंगे ये तूफान किस डायरेक्शन में बहता है। बात अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती की। अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल डील फाइनल हो चुकी है, ये ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के तेल खजाने हम दोनों भैये मिलकर निकालेंगे। एक तरफ हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ का सितम और चंद घंटे बाद पाकिस्तान के साथ नई डील का करम। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी तेल डील, ऑयल डील फाइनल हो गई है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भारत को लेकर हैरान कर देने वाली जो बात कही है, सुनिए। लिखा है ट्रंप ने, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेंगे। अब उस ऑयल कंपनी को चुनने की तैयारी है जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने शायद आगे चलकर यही तेल इंडिया को बेचा जाए। यानी भारत जिस मुल्क को अपना दुश्मन मानता है, ट्रंप उसी मुल्क के तेल को भारत में बेचने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया कि अमेरिका के साथ ऑयल डील के साथ साथ एक नया ट्रेड एग्रीमेंट भी तय हो चुका है। मतलब साफ है कि अमेरिका अब साउथ एशिया में अपने रिश्तों का एक नया नक्शा खींच रहा है। एक तरफ इंडिया पर रूस से रिश्तों के चलते सख्ती की जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को तेल और कारोबार में इनामों से नवाजा जा रहा है। ये बात नवाज शरीफ के छोटे भाई को भी बहुत पसंद आ रही है। ये जंग अब सिर्फ टैरिफ और ट्रेड की नहीं, इलाके में असर की भी जंग मालूम पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।